पार्टनर जा रहे हैं, बाकी के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा कंप्लीटली फर्म की एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया जाता है, उनको डिस्पोज कर देते हैं, और उनकी जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर दिया जाता है। जो भी बचता है उसको पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके काम ऑलमोस्ट, मतलब उसके टोटली वो बाउंड अप हो जाती है, एकदम फर्म से क्लोज हो जाती है, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन जब होगा, फर्म अगर हमारी क्लोज होगी, तो उस समय पे हमें किस किस तरीके से उनको डिवाइड करेंगे, उस अमाउंट को पहले किसको पे करेंगे, उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, ये सब चीजें, और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारी फर्म को डिसॉल्व हो जाती है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखो यहाँ पर है, दो चीजें हो गई, एक तो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये अब तक जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे थे ना, कि आप पहले आपका कोई भी एडमिशन होता है तो भी हमारी एक तरीके से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती थी, रिकंस्ट्रक्ट करते थे उसको हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था उसका, तो वहां पे पार्टनरशिप फिनिश होती थी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में देखो इसका मीनिंग है, इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म, फर्म ही हमारी बंद हो जाती है, बिजनेस है वो कम्स टू एंड, एंड रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब उसके बाद लेकिन यहाँ पर जो होता है, अगर पार्टनरशिप की बात करोगे तो ये पार्टनरशिप का फर्म का जो पार्टनरशिप का में जब बिजनेस का काम है वो चलता रहता है उस पार्टनरशिप में, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो हमारा कंप्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी क्लोज हो जाती हैं, बिजनेस भी क्लोज हो जाता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्पोज कर दिया जाता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स वो फिनिश हो जाती है। और उसका इफेक्ट क्या रहता है कि डिसोल्यूशन, अब अगर हम ये कहें कि जो फर्म क्लोज होती है तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप है वो तो क्लोज हो ही जाएगी। जब पार्टनरशिप क्लोज हो रही थी, मतलब कि जब उनको रिकंस्ट्रक्शन किया था तो फर्म क्लोज नहीं होती थी, उसमें फर्म हमारी कंटिन्यू रहती थी, सिर्फ उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी चेंज होती थी, और उनको हम ठीक से करके दोबारा से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते थे। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि किन किन तरीकों से हम अपनी जो हमारी फर्म है वो डिसॉल्व होती है। तो फर्स्ट इज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट की आपस में वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम एक साथ काम नहीं करना चाहते, और वो म्यूचुअल डिसीजन से एक नोटिस देकर अपनी फर्म को क्लोज कर देते हैं। कई होते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें कि उनको अपना डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है, अपनी फर्म को बंद करना पड़ता है, या तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है या फिर उनके काम को चलाना मुश्किल हो जाता है। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन। अब एक पर्सन रहेगा तो उस पार्टनरशिप तो नहीं हो सकती, केवल एक को छोड़कर बाकी के सारे पार्टनर्स है ना, वो अपनी फर्म को क्लोज करने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि वो सब इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है। और या फिर आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया है। अनलॉफुल बिजनेस कैसे हो सकता है कि पहले वो लॉफुल हो? सपोज ABC 3 फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने एक वाइन शॉप खोली पार्टनरशिप में, फिर वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसने वाइन को वहां पर बैन कर दिया। तो जब बैन कर देंगे तो जो वो बिजनेस वो चला रहे थे वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। अब उसको लॉफुल नहीं रहेगा कि उसको, क्योंकि वहां पर काम को बैन कर दिया गया। तो इस सिचुएशन में उनको अपनी पार्टनरशिप का जो बिजनेस है जो वो कर रहे थे वो कंपल्सरीली बंद करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। यहाँ पर है बाय थर्ड तरीका होता है बाय नोटिस, कि सपोज आपकी जो पार्टनरशिप थी ना वो विल पर थी, अपनी इच्छा पर। उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी पार्टनर अपनी विल बता सकता है, अपनी डिजायर बता सकता है कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, और उसकी फर्म क्या हो जाती है? क्लोज हो जाएगी। और सारे पार्टनर्स जब इसी ही डिजायर से को रखें कि अब वो फर्म को बंद करना चाहते हैं। या फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, जैसे उन्होंने एक 5 इयर्स के लिए टाइम पीरियड अगर डिसाइड किया था, वो टाइम पीरियड फिनिश हो जाए। कोई एक असाइनमेंट किसी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किया था, वो वेंचर फिनिश हो जाए तो भी उन्हें कंप्लीट हो जाता है। किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी उन्हें पार्टनरशिप अपनी क्लोज करनी पड़ती है। सपोज 2 ही पार्टनर थे और उसमें अगर सपोज 3 पार्टनर्स होंगे और एक की डेथ हो जाती है तो हमारा डिसोल्यूशन नहीं होता, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, वो केवल रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म। लेकिन अगर सपोज 2 ही पार्टनर हैं और उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो वो फिर हमको अपनी फर्म क्या करनी पड़ती है? क्लोज करनी पड़ेगी।
ऑन एजुकेटिंग ऑफ द पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। अगर सपोज दो पार्टनर थे और उनमें से एक पार्टनर आपका क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो ये ऐसी इवेंट्स हैं, ऐसी हैपनिंग्स हैं जिन पर कि हमें अपनी फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कोर्ट भी ये ऑर्डर देती है कुछ सिचुएशंस में कि यू कैन नॉट कैरी ऑन योर फर्म, आपको वो क्लोज करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से होते हैं कि अगर सपोज एक उनमें से पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, मतलब कोई भी डिप्रेशन या किसी भी तरीके से वो हो कि his or her mind is not capable of doing any type of the contracts or any type of the decisions, तो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो भी हम अपनी फर्म को अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, तो भी यहाँ पर हमारा क्या होता है कि वो कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि आपको अपनी फर्म को क्लोज करना है, या फिर डिक्लेयर कर दिया गया हो कोई भी ऐसा काम उसने किया है जिससे कि अगर अब उसको रखा गया तो बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर उसको क्लोज करना होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय ए पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे कि जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की गई थी उनको वायलेट किया जा रहा है, उनको ब्रीच किया जा रहा है, और कोई भी दूसरा पार्टनर है वो कोर्ट में अप्लाई करता है, एक पिटीशन फाइल करता है कि भाई अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं, तो ऑर्डर कर देती है कोर्ट कि आपको, यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर्स हैं और वाई डिमांड्स दैट इज लोन ऑफ ₹25,000। वाई एक पार्टनर है ना, जो ये इसने लोन दिया हुआ है ₹25,000 का टू द फर्म, पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। उसने कहा है कि भाई कैपिटल बाद में पे करना, पहले मेरा जो लोन है 25,000 रुपए का ये पे करो। बट X एंड Z डिमांड्स दैट कैपिटल शुड बी पेड फर्स्ट, उन्होंने कहा कि पहले नहीं, तो इसमें इस केस में आप क्या बोलोगे, एज पर द सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका जो सेक्शन 48 है वो हमें एक सीक्वेंस बताता है जिसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज के बाद जो पार्टनर्स का लोन है वो पे किया जाएगा। तो इन दिस प्रेजेंट केस Y इज राइट, फर्स्ट वी विल पे दिस 25,000 रुपीज लोन ड्यू टू Y बाय द फर्म, एंड आफ्टर दैट द अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स फॉर देयर कैपिटल। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व, सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए बेटा, डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2009 को डिसॉल्व करें। एक पार्टनर है Y, डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ 80,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ मिसेस X लोन। देखो मिसेस X इज नॉट अ पार्टनर, X इज पार्टनर बट मिसेस X इज लोन नॉट ए पार्टनर। ठीक है, तो उसका वो कह रहे हैं तो दैट इज अ आउटसाइड लाइबिलिटी, वो फर्म के लिए क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी। X ने बोला कि अनदर पार्टनर डिमांड दैट मिसेस X लोन शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द Y लोन, तो देयर आर टू लोन, वन इज गिवन बाय Y और एक है मिसेस X का लोन। ठीक है, तो यहां पर सही तरीका क्या होगा, वी विल पे मिसेस X लोन फर्स्ट, क्योंकि ये आउटसाइड पार्टी है, वो पार्टनर नहीं है। Y क्या है, एक पार्टनर है, तो पहले एज पर द सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 वी विल पे आउटसाइड लाइबिलिटीज फर्स्ट। ठीक है, और आफ्टर दैट पे द लोन ऑफ द पार्टनर, तो पहले मिसेस X का पे किया जाएगा, उसके बाद Y का लोन पे किया जाएगा जो कि एक पार्टनर है, पार्टनर का लोन आउटसाइड लोन के बाद पे किया जाएगा। तो हियर मिस्टर X इज राइट। अगर किसी के सपोज जो A और B पार्टनर्स हैं, उनके कुछ फर्म्स के भी, आपको पता है कि फर्म में पार्टनरशिप में जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो कौन सी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है इन द केस ऑफ लॉस या इन द केस ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, इफ देयर इज एनी लॉस और फर्म्स एसेट्स आर इनकेपेबल टू पे या नॉट सफिशिएंट टू पे द फर्म्स डेट, अगर वो फर्म्स के डेट्स को नहीं पे कर पा रहे हैं तो हम पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी ले सकते हैं, किसको पे ऑफ करने के लिए, उस पर भी क्लेम कर सकते हैं उनकी पर्सनल एसेट्स पर। तो अब बात आती है कि हमारे A और B के लिए इन्होंने जॉइंट, मतलब फर्म के भी कुछ लाइबिलिटीज हैं, फर्म के भी डेट्स हैं, और उन्होंने अपने अपने भी अलग अलग से भी पर्सनल लोन भी ले रखे हैं।
ए ने अपने सन की पढ़ाई के लिए सपोज 5 लाख रुपए लिए हुए हैं, और बी ने सपोज अपने सन की मैरिज हुई थी और उस पर उसने 5 लाख रुपीज। तो दीज आर द पर्सनल लोन्स दैट आर टेकन बाय द ए एंड बी। तो ये हैं। तो अब बात आती है कि अगर फर्म को क्लोज कर रहे हैं और फर्म की लायबिलिटीज को हम पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले कौन सी एसेट्स को यूज किया जाएगा फर्म के अकाउंट, फर्म की लायबिलिटीज को पे करने में या फिर पर्सनल लायबिलिटीज को पे करने में। तो यहाँ पर बेटा आप एक चीज को ध्यान रखोगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म की एसेट्स और फर्म की लायबिलिटीज की। फर्म की एसेट्स को हमने सेल ऑफ किया और उसके बाद सबसे पहले उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में। अगर फर्म की लायबिलिटीज पूरी पे ऑफ हो जाती हैं और उसके बाद भी कोई अमाउंट बचता है, तो वो एट लास्ट किसके पास जाता है? ए और बी के पास, पार्टनर्स के पास जाता है, और उस पार्टनर्स के उस जो भी पोर्शन उनके पास गया है उसमें से वो अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को, पर्सनल लॉन्स को पे कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो सकता कि फर्म की एसेट से जो पैसा आया उनसे वो पहले अपने अपने पर्सनल लोन्स को पे करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले जो फर्म की लायबिलिटीज हैं उनको पे किया जाएगा, बाकी का पैसा जब ए और बी के पास पहुंचेगा तब उसके बाद वो अपनी अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को पे करेंगे। अब जो पर्सनल है एसेट्स, उनकी प्राइवेट एसेट्स हैं जो, उनका देखिए, अगर सपोज हमारे फर्म के जो एसेट्स थे वो हमारे पास 9 लाख रुपीस के आए और यहाँ पर फर्म की लायबिलिटीज थी 10 लाख रुपीस की, हमने ये 9 के 9 लाख इनको पे कर दिए, फिर भी हमारे पास लायबिलिटीज कितनी बच गई? अभी 1 लाख की पेंडिंग है। अब उनके पास पर्सनल एसेट्स को हमने देखा, ए और बी के, उनके जो पर्सनल एसेट्स थे वो हैं 4 लाख और बी का है 6 लाख। दीज आर एसेट्स। और उनकी जो अपनी लायबिलिटीज हैं वो कितनी है? सपोज 5 लाख का उन्होंने लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए के पास एसेट्स है केवल 4 लाख की, तो उसको सबसे पहले जो उसकी ये लायबिलिटी है ना 5 लाख रुपीस की, पहले ये इसे पे करेगा, इस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करेगा, पहले अपनी पर्सनल एसेट्स में से अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को वो पूरा करेगा। अब उसके बाद इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि अपनी पर्सनली पूरी नहीं हुई। यहाँ पर आते हैं हम, तो बी के पास एसेट्स हैं 6 लाख रुपीस की और लायबिलिटीज हैं 5 लाख रुपीस की, उसके पास एक्सेस कितना बचा? 1 लाख। अब ये जितना भी एक्सेस बचा इट विल बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज, इनको पे करने में यहाँ पर यूज आप कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सपोज हमारी जो डेफिशिएंसी है वो 2 लाख होती फर्म की, तो ऐसा नहीं है कि ये पहले 6 लाख में से इस 2 लाख को पूरा करेगा, नो। पहले अपनी पर्सनल एसेट्स में से पर्सनल लायबिलिटीज को पूरा किया जाएगा, उसके बाद जब पर्सनल लायबिलिटी से जो एक्सेस बचेगा उसको फर्म के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, कि आपको एसेट्स से कितना रियलाइज हुआ, उसमें से कितना अमाउंट आपने लायबिलिटीज को पे कर दिया। जो आपका ये वाला चैप्टर है डिसोल्यूशन, ये बहुत ही सिंपल मीन्स कि, और जो पहले आपने किए हैं उनसे भी सिंपल एक चैप्टर है, बहुत ही इजी। जब प्रैक्टिकल करोगे आप तो बहुत छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसके बाद पार्टनर्स का देखो, जो आउटसाइडर्स के लोन होंगे, जैसे यहाँ पर मिसेस ए का लोन था, अगर ए पार्टनर है और मिसेस ए ने दिया है, या कोई भी राम श्याम किसी से भी इन्होंने लोन लिया हुआ है, तो दे ऑल आर द आउटसाइडर्स फॉर द फर्म, वो सारे आउटसाइडर हैं और उनको सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे आपको कि कौन कौन सी चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। दूसरा आएगा, आप पार्टनर्स लोन पे करोगे तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हम अपने बैंक अकाउंट को बनाएंगे जिसमें कि मैच करेगा, जो कि अब उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट हमारे पास था, कितना और आया एसेट्स को सेल करके, कितना लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में हमने दे दिया, और कितना हमने फिर लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको क्लोज कर दिया। तो उस सब जैसे हमारी बैलेंस शीट मैच करते हैं ना, उसी तरीके से डिसोल्यूशन में आप ये बैंक या कैश अकाउंट मैच करोगे। क्लियर? तो अब हम आते हैं, सबसे पहला जो हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा ओवर हो गई है क्लास, तो अब हम स्टार्ट भी करेंगे तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हम इसे नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से, जो प्रैक्टिकल पोर्शन। ओके।